आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्किंसंस। ठीक है, तो पार्किंसंस के बीमारी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपना जो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट है वो सभी न्यूरोथेरेपी जो प्रोबेबल ट्रीटमेंट बन सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। पार्किंसंस बीमारी क्या है? ठीक है, बहुत सारी देखिए, जैसे हम जानते हैं कि कोई भी एक बीमारी का कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता है, इसी तरह से पार्किंसंस बीमारी का भी कोई एक रीजन नहीं है। जैसे इतनी रिसर्च, प्लीज आप ये स्क्रीन पे ना कीजिए। जैसे कि बहुत सारी बीमारी, इतनी सारी रिसर्च मेडिकल फील्ड में हो रही है, उसके बावजूद भी आज भी रिसर्चर्स जो है, साइंटिस्ट जो है, वो भी किसी भी एक पर्टिकुलर इसके पार्किंसंस बीमारी के एक पर्टिकुलर कॉज पे नहीं पहुंचे हैं कि इसका ये कारण हो सकता है। इसीलिए हम जब भी किसी बीमारी के लिए हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसे पूरा पूरा केस समझते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो हम हर कारण को लेके चलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम पार्किंसन जो डिजीज है उसके सभी कारणों को समझेंगे। ठीक है, तो बीमारी क्या है, पार्किंसन डिजीज क्या है? पार्किंसन इज अ डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट अफेक्ट मूवमेंट ऑफन इंक्लूडिंग ट्रेमर्स। मतलब ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। मतलब बेसिकली एक नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, इसीलिए न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में आती है। मतलब अगर ये कोई पेशेंट जाएगा हमसे पहले तो किसके पास जाएगा? वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा। अगर हमारे पास नहीं आया तो उससे पहले वो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा के आएगा, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। ठीक है, दिस 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 डिजीज यूजुअली अकर्स इन, वैसे तो ये अधिकतर ओल्ड एज पे होती है, लेकिन आजकल ये यंगर्स में भी देखी जाती है, यंग एज के पीपल में भी देखी जाती है। और ज्यादातर ऐसा रिसर्च हुई है कि ज्यादातर ये जो है मैन में ज्यादा देखी जाती है विमेन के कंपैरिजन में। पर ऐसा नहीं है कि विमेन में नहीं, मेरे पास तो जितने भी केस आए वो विमेन ही थी। ठीक है, तो पार्किंसन डिजीज क्या है? इसमें क्या होता है कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और होता क्या है कि ट्रेमर्स होते हैं। ट्रेमर्स मतलब अनचाहे हलचल। तो अनचाहे हलचल बहुत सारे कारणों और भी कई बीमारियों में हो सकती है, लेकिन इसके हम इसको आराम डिटेल में समझेंगे कि क्या, कैसे हलचल, क्या प्रॉब्लम, क्या सिम्टम्स है। तो नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से अगर हम एक लाइन में बोलना चाहे पार्किंसन बीमारी क्या है, तो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से अनचाही हलचल अंगों में, उसे पार्किंसंस कहते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ, नर्वस सिस्टम में कहाँ प्रॉब्लम आएगी वो समझेंगे। नर्वस सिस्टम क्या है? जैसे जो लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उनको सबको सब पता है कि नर्वस सिस्टम क्या है हमारा। न्यूरॉन्स का एक, न्यूरॉन्स से मिलकर नर्व्स बना, न्यूरॉन एक नर्व सेल जिससे क्या बनती है, नर्व बनती है। उस नर्व से बहुत सारे नर्व्स का जाल बनता है और फिर एक सिस्टम बनता है, दैट इज नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आई है, यानी क्या है कि नर्व डैमेज हुई है, नर्व यानी न्यूरॉन्स डैमेज हुए हैं। न्यूरॉन्स, अब न्यूरॉन्स क्या बनाते हैं? न्यूरॉन्स बनाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब जब न्यूरॉन मतलब सेल खत्म हो जाएगी तो सेल जो बनाती है वो नहीं बनेगा, दैट इज, तो जो सेल बनाती है यानी नर्व सेल जो बनाती है न्यूरोट्रांसमीटर, उसमें से भी एक स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमिट जिसको बोलते हैं डोपामाइन। तो ये तो सबको, जो भी हमारे एंटी से है, मतलब न्यूरोथेरेपी से है, जो लोग पहले न्यूरोथेरेपी कर रहे हैं वो सब जानते हैं कि पार्किंसंस मतलब डोपामाइन। लेकिन डोपामाइन का संबंध कैसे है उसको समझेंगे। कि जो ब्रेन का एक पार्ट जो कि डोपामाइन बनाता है, यानी जो सेल्स डोपामाइन बनाती हैं वो खत्म हो जाती हैं। डोपामाइन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर, यानी नर्व सेल्स जिन केमिकल्स को बनाती हैं, जिससे केमिक जो मैसेजेस आगे पास फॉरवर्ड करती हैं मसल्स को, वो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाते हैं। तो स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज डोपामाइन, उसकी कमी हो जाती है ब्रेन में, तो वो पार्किंसंस बीमारी कहलाती है। ठीक है, तो को और डिटेल में समझेंगे डायग्राम की मदद से। जैसे हमने देखा कि हमारा ब्रेन जो है सारी सभी हमारे मूवमेंट्स को, हमारे सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और अलग अलग पार्ट ब्रेन का जो है अलग अलग फंक्शन करता है। तो ब्रेन का एक पार्ट जिसको मिसेंसिफिलोन या सामान्य भाषा में मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क कहते हैं, मिड ब्रेन जो होता है, मिड ब्रेन का भी एक पार्ट जो है बेसल गैंग्लिया, ये जो फूला फूला पार्ट है ब्लू कलर का,
उसको उसको बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। मतलब ये समझे कि ब्रेन का एक पार्ट मिड ब्रेन, मध्य मध्य मस्तिष्क, उसका भी एक पार्ट बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया का भी एक पार्ट सबस्टेंशिया नाइग्रा। तो हम ये माने कि सबस्टेंशिया नाइग्रा की जो सेल्स डोपामाइन बनाती हैं वो खत्म होने लगती हैं, जिसकी वजह से डोपामाइन की शरीर में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, ये प्रॉब्लम आती है। इसको भी हम आगे और डिटेल में समझेंगे। ठीक है। ये जो है ये पार्ट है ब्रेन का, कि ये ब्रेन का पार्ट जिसमें से भी ये बीच का मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन का भी ये पार्ट सबस्टें बेसल गैंग्लिया का भी ये पार्ट सबस्टेंशियल, जैसे इसमें हम पिक्चर में देख सकते हैं कि नॉन पार्किंसन जो है उसमें ये जो है सबस्टेंशिया नाइग्रा वाला पार्ट जो है डोमिनेंट है, वो दिख रहा है। लेकिन अगर इसमें देखेंगे तो वो जो है हल्का हो गया है, मतलब सबस्टेंशिया नाइग्रा वाले पार्ट की जो सेल्स है वो खत्म हो गई है। ये जो इससे मालूम चलता है कि उसको ये जो पार्ट में डिजनरेशन हो रहा है, सबस्टेंशिया नाइग्रा वाले पार्ट का डिजनरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, डोपामाइन प्रॉपरली नहीं बन रहा है। ठीक है। बेसल गैंग्लिया क्या है, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि बेसल गैंग्लिया एक ऐसा मतलब मध्य मस्तिष्क का यानी मिड ब्रेन का, जिसको मिसेंसिफेलॉन भी बोलते हैं, उसी के लिए हम मिसेंसिफेलॉन पॉइंट देते हैं। जब हम हमारा न्यूरोथेरेपी का एक पॉइंट है ना मिसेंसिफेलॉन, मिसेंसिफेलॉन का मतलब होता है सामान्य भाषा में मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए हम, इसलिए हम पार्किंसंस बीमारी में फोर मिसेंसिफेलॉन देते हैं। ठीक है। तो हम रिवर्स चले तो ब्रेन का एक पार्ट मिसेंसिफेलॉन, मिसेंसिफेलॉन का एक पार्ट बेसल गैंग्लिया, और बेसल गैंग्लिया का भी एक पार्ट सबस्टेंशिया नाइग्रा, जो कि उसके डैमेज हो जाने से पार्किंसंस बीमारी हो जाती है। ठीक है। ये कई सारे पिक्चर्स में मैंने सबस्टेंशिया नाइग्रा और मिड ब्रेन को दिखाने की कोशिश की है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, बेसल गैंग्लिया मतलब बहुत सारे गैंग्लिया, छोटे छोटे न्यूक्लियाई से मिलके बना होता है, गैंग्लिया से मिलके बना होता है उसका। कि दो होते हैं बेसल गैंग्लिया, लेफ्ट राइट दोनों हेमिस्फीयर में होंगे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ही बेसल गैंग्लिया होते हैं, और दो बेसल गैंग्लिया, सॉरी सबस्टेंशिया नाइग्रा है, दो दो न्यूक्लिया है दोनों साइड। अब सिम्टम्स की बात करें तो पार्किंसंस के सिम्टम्स क्या क्या है, वो तो हमने एक जनरल सिम्टम देख लिया कि बस हमने देखा कि वह ट्रेमर है। लेकिन और भी बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ट्रेमर्स ही हो। तो बहुत सारे सिम्टम्स की बहुत बड़ी लिस्ट होती है। क्या क्या है, तो जब सिम्टम बीमारी शुरू होती है तो ये जो है सिम्टम्स बहुत जल्दी नजर नहीं आते हैं। इसी वजह से ये बीमारी बहुत जल्दी डायग्नोस नहीं होती है। पेशेंट सोचता है कि पेशेंट को पता भी नहीं चलता जब बीमारी स्टार्ट होती है, इसलिए थोड़ा सा लेटली डायग्नोस ये बीमारी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले जो सिम्टम शुरू होते हैं वो थोड़ा सा हल्के से हलचल, अनचाही हलचल शुरू होती है हाथ में और फुट फुट मूवमेंट में, या फुट में, या यानी पैरों में या जॉ में। वो उसको जो पेशेंट है वो ओवरलुक करता है, देखता नहीं है, उसकी वजह से पेशेंट बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है। ट्रेमर्स यानी ट्रेमर्स को हम सब समझ ही रहे हैं, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। ट्रेमर्स का मतलब क्या है कि अनचाही हलचल, मतलब जैसे ही वॉलेंट्री हम अपनी मर्जी से हाथ हिलाते हैं, अपनी मर्जी से हम हाथ को रोक सकते हैं या पैर को, जो हमारी वॉलेंट्री जो मसल्स हैं जिनको हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, रोक सकते हैं, उनमें वॉलेंट्री मसल्स में अनचाही हलचल मतलब वो अपने आप ही हिलती रहती है, जैसे हाथ हुए, पैर हुए, या लिप्स हुए, जॉ, वो अधिकतर अपने आप ही उनमें शेकिंग मूवमेंट होते रहते हैं, दैट इज ट्रेमर्स। ठीक है। स्लो मूवमेंट, कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है उसको ट्रेमर्स हो, कई बार ट्रेमर्स नहीं होते हैं, कई बार क्या होता है कि मूवमेंट स्लो हो जाता है, इसको ब्रेडिकाइनेजिया बोलते हैं। जैसे मैंने आपको जब हार्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था ना कि ब्रेड शब्द का मतलब था कम, लो, स्लो। तो यहाँ वही इसको ब्रेडिकाइनेजिया का मतलब होता है कि स्लो, काइनेजिया से मतलब है मूवमेंट, तो ब्रेडिकाइनेजिया मतलब स्लो मूवमेंट। तो अधिक कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि ट्रेमर्स नहीं होते लेकिन मूवमेंट स्लो हो जाता है। जब स्टार्टिंग में जब पार्किंसंस की खोज की गई थी तब इसको ब्रेडिकाइनेजिया को ही पार्किंसंस बोलते थे, फिर धीरे धीरे और भी सिम्टम्स इसमें सिम्टम्स की लिस्ट में ऐड कर दिए गए। तो ब्रेडिकार्डी मतलब जो है पेशेंट की जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है, हाथ पैर जैसे बिल्कुल बेबी स्टेप लेता है पेशेंट जो है, धीरे धीरे मूवमेंट करता है, हाथ भी धीरे धीरे हिलाता है,
इनफैक्ट उसके फेशियल मूवमेंट्स भी बहुत धीरे धीरे, फेस में स्माइल जो है, फेस के एक्सप्रेशन भी बहुत स्लो हो जाते हैं। ये होता है ब्रेडिकार्डिजिया। तो सिम्टम्स की लिस्ट में एक शब्द आता है स्लो मूवमेंट या ब्रेडिकार्डिजिया। दूसरा, रिजिड मसल्स। जब मसल्स रिजिड हो जाएंगी तभी वो उसके मूवमेंट स्लो होते हैं। तो बेसिकली वो जो उसकी मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसको पेनफुल मूवमेंट होते हैं, मतलब हाथ पैर हिलाने में पेन होता है, तो बहुत जो है धीरे धीरे वो मसल्स को हाथ पैरों को हिला पाता है। तो रिजिड मसल्स भी इसका एक सिम्टम है। पुअर पोस्चर, पुअर पोस्चर एंड बैलेंस। पोस्चर मतलब सही से खड़ा नहीं हो पाता, खड़े होने में पोस्चर सही से, उठने बैठने में मतलब सही से खड़े होने में दिक्कत होती है, सही से बैठने में दिक्कत होती है, यानी पुअर पोस्चर हो जाता है। और क्या होता है कि बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है। तो बैलेंस उनको ऐसा इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बैलेंस प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे खड़े होने में चक्कर आ रहे हैं, लाइट हेडेड, मतलब सिर ऐसा हल्का हल्का होता है। और तो इस तरह से पुअर पोस्चर और बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। लॉस ऑफ ऑटोनोमिक ऑटोमेटिक मूवमेंट। जो ऑटोमेटिक मूवमेंट है उसमें भी जैसे कि थिंकिंग, ब्लिंकिंग, जैसे आई है, आई का मूवमेंट है, वो अपने आप ही ब्लिंक करती है ना। तो उनमें क्या होता है कि आई ब्लिंक करने में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अब हम जितना जितना एक नॉर्मल इंसान आई ब्लिंक करता है, वो उससे कम ब्लिंक करते हैं। हाथ हिलाना, अ, ये हाथ को हिलाने वाली, हाथ हिलता रहता है अपने आप। तो बहुत सारी मूवमेंट्स जो है उनके ऑटो लॉस ऑफ ऑटोमेटिक मूवमेंट, जो ऑटोमेटिक मूवमेंट्स हमारे होते हैं वो जो उनके हैं वो कम हो जाते हैं। स्पीच चेंज हो जाती है, मतलब स्पीच की जब मसल्स, वो स्पीच वाली मसल्स पे जब अफेक्ट होगा तब मसल जो आवाज जो है बहुत धीरे हो जाती है। उसका जो उनकी नॉर्मल स्पीच जो होती है, जो उनकी नॉर्मल आवाज होती है, उससे आवाज धीरे हो जाती है, हल्की हो जाती है, स्लो बोलते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। राइटिंग चेंजेस, मतलब वही सारी जब मसल्स की राइटिंग में भी प्रॉब्लम आती है उनको। ठीक है, छोटी छोटी राइटिंग लिखते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा वो इतना मूवमेंट नहीं कर सकते, तो बहुत छोटी छोटी राइटिंग में लिखते हैं। ये बहुत जनरल है इतना। यहाँ अगर जब तक हल्का हल्का चीज पेशेंट को इतने छोटे छोटे माइन्यूट जो सिम्टम्स नजर आते हैं तब ओवरलुक करता है, देखता नहीं है। लेकिन जब बड़ा सिम्टम उसको नजर आता है, कि जब हम उसको बहुत ज्यादा ट्रेमर्स होने लगती है या बहुत ज्यादा रिजिडिटी होने लगती है, तब जाके पेशेंट को डायग्नोज के लिए जाता है डॉक्टर के पास या हमारे पास। ठीक है, ये हो गया। तो मैंने लिस्ट दी है सिम्टम्स की। मूवमेंट चेंज हो गया, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो गई, स्मेल में प्रॉब्लम हो गई, बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो जाती है, वॉइस चेंज हो जाती है, सॉफ्टर हो जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जब अब प्रॉब्लम बढ़ेगी, है ना, क्योंकि अब हम आगे पढ़ेंगे कि किसके कौन कौन सी चीज जो है सबस्टेंशिया नाइग्रा जो है अब से इसको अब से अफेक्टेड होती है, मतलब कौन कौन सी पार्ट जो है, कौन कौन से फंक्शन सबस्टेंशिया नाइग्रा करता है, आगे पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से क्या क्या और सिम्टम हो सकते हैं पार्किंसंस पेशेंट के। मूड चेंज, ठीक है, डिप्रेशन भी हो सकता है, डिफिकल्टी चूइंग सैलोइंग। अगर गले की मसल्स अफेक्टेड होंगी तो चूइंग में भी, सैलोइंग में भी, मतलब निगलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। थकान रह सकती है जब मसल्स रिजिड होंगी, मूवमेंट में उसको दिक्कत होगी तो थकान भी रह सकती है। अब कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। वैसे तो ये जो है पार्किंसंस बीमारी जो है मोटर मूवमेंट को अफेक्ट करती है, मतलब जो चलने फिरने वाले, जिस जो हम चलते हैं, हाथ पैर हिलाना, चलना फिरना, मोटर मसल्स को अफेक्ट करती है। पर कई बार जब प्रॉब्लम बढ़ती है तब नॉन मोटर मसल्स भी, यानी नॉन मोटर फंक्शंस भी अफेक्टेड होते हैं। तो अब जो लिस्ट में बता रही है वो नॉन मोटर है, मतलब चलने फिरने वाले नहीं है, लेकिन ये भी अफेक्टेड हो सकते हैं। जैसे मूड चेंज हो सकता है, डिप्रेशन आ सकता है, अ, निकलने में प्रॉब्लम हो सकती है, फटीग, थकान रह सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। और लेटर स्टेजेस में डिमेंशिया, डिमेंशिया होता है यानी याददाश्त भी जा सकती है, डिल्यूजन्स हो सकते हैं, मतलब भ्रम जैसा लग सकता है कि नहीं, किसी ने, कोई आया कोई गया, ये फोन बजा, ये किया, ऐसे डिल्यूजन में हेलुसिनोजेंस भी हो सकते हैं, मतलब भ्रम जैसी स्थिति जो इसको हर समय रहती है वैसा उसको हो सकता है। ठीक है, अब लेटर स्टेज में क्या क्या और भी क्या क्या हो सकता है, जैसे ब्लैडर प्रॉब्लम हो सकती है,
जैसे उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। जैसे अभी मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है, उसको सेम प्रॉब्लम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है पार्किंसंस के साथ साथ। तो उनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है, मतलब यूरिन को होल्ड कर पाने की क्षमता जो है कम हो सकती है। ठीक है। अब क्या है, ब्लड प्रेशर चेंज। ब्लड प्रेशर चेंज हो सकता है, मतलब जब हम आगे पढ़ेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को जब पोजीशन चेंज करते हैं, मतलब जब बैठ के खड़े होते हैं, तो हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर में कमी की वजह से सिर हल्का हल्का लगता है और ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं। जब पोजीशन चेंज करते हैं, मतलब बैठ बैठ के खड़े होंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि चक्कर जैसे आएंगे, जिसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर चेंज भी नजर आता है। लॉस ऑफ स्मेल, स्मेल भी जा सकती है। टायर्डनेस और पेन, ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं पेशेंट्स को। लेकिन ये बहुत वेरी बहुत बड़ी लिस्ट है, जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को हर सिम्टम हो। और दूसरी बात कि जरूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम हो तो पार्किंसन ही होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि एक बीमारी के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, इसी तरह से बहुत सारे लक्षणों सब लक्षण मिलके, कारण मिलके तब एक बीमारी बनती है। अगर इसके कुछ 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 लक्षण अगर मिलते हैं, तो उसको कोई और बीमारी भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि अगर ऐसी बीमारी, ऐसी से कुछ रिलेटेड बीमारी होती है, तो उसको पार्किंसनोज भी बोलते हैं, मतलब कि पार्किंसन जैसे सिम्टम्स बोल हो सकते हैं। हेड ट्रॉमा, अगर ब्रेन में कोई ट्रॉमा हो गया, ये उसकी वजह से भी ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। एंसेफेलाइटिस, यानी ब्रेन में स्वेलिंग है, ब्रेन की परतों में एंसेफेलाइटिस बोलते हैं, वो है तो भी ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। स्ट्रोक की वजह से भी ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे जब हम जानते हैं ना, स्ट्रोक होगा, पैरालिसिस हो गया, तो भी उसमें ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं कि चलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो स्ट्रोक भी हो सकता है, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी भी हो सकती है, और प्रोग्रेसिव सब न्यूक्लियर पैल्सी, सुप्रा न्यूक्लियर पैल्सी भी हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स के साथ साथ पेशेंट को दूसरी बीमारी भी हो सकती है। लेकिन जब पेशेंट हमारे पास आता है, तो उसको या तो वो कहीं ना कहीं डायग्नोस करवा के ही आता है कि उसको पार्किंसंस है। लेकिन फिर भी हम उसके प्रोबेबल जो सिम्टम्स है उसको देखकर, हम जो भी उसके सिम्टम्स है उसको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पार्किंसंस है या नहीं। ठीक है। बात करते हैं कॉजेज में, जो बहुत जरूरी है। अगर हम कारण, सभी कारणों को जान लेंगे, तो हम सभी कारणों पे काम करेंगे। जैसे मैंने बताया कि कोई बीमारी के एक पर्टिकुलर कारण नहीं होता है, तो हम किसी भी एक ही स्पेसिफिक रीजन को लेके नहीं चल सकते, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और हम सभी कारणों पे काम करते हैं, तभी हम जो है न्यूरोथेरेपिस्ट जो है किसी भी बीमारी को क्योर करने में सक्षम है, क्योंकि हम सभी प्रोबेबल रीजन को लेके चलते हैं, कॉजेज को लेके चलते हैं। जिसमें सबसे पहला कारण जो हम जानते हैं, लो डोपामाइन लेवल। तो अभी हमने पढ़ लिया इसको कि डोपामाइन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जो कहाँ से बनता है वो हमने देख लिया, कि ब्रेन में, मिड ब्रेन के बेसल गैंग्लिया के सबस्टेंस या नाइग्रा वाले पार्ट से की जो न्यूरॉन्स है, नर्व सेल्स जो है, वो डोपामाइन बनाती है। अब डोपामाइन के कम होने से ऐसा क्या हो जाता है, तो ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। तो वो हम देखेंगे कि डोपामाइन ऐसा क्या करता होगा जो उसकी कमी से ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। तो डोपामाइन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। वो क्या करता है, वो डोपामाइन प्ले रोल इन सेंडिंग मैसेजेस टू द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। डोपामाइन ही वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि कोऑर्डिनेशन में और मूवमेंट में हेल्प करता है ब्रेन को। हम हमको ब्रेन को संदेश भेजता है, जो कि मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। अब हमने ब्रेन पढ़ा था, तब हमने ये पढ़ा था कि सेरेबेलम, यानी सेरेबेलम ब्रेन का एक पार्ट जो कि कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। तो बेसिकली जो डोपामाइन है, वो सेरेबेलम के साथ मिलकर मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, यानी हमारे चलने फिरने में, हमें सही से बैलेंस बनाने में, हमारे पोस्चर को सही रखने में हेल्प करता है डोपामाइन। अब डोपामाइन की कमी हो गई, तो ऑब्वियसली ये बात है कि सारे फंक्शन बिगड़ेंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा, हमारा मूवमेंट बिगड़ेगा, हम सही से खड़े नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, या जो मूवमेंट कभी ज्यादा हो सकता है, इसको ट्रेमर बोल सकते हैं, कम हो जाएगा तो जिसको स्लो मूवमेंट बोल सकते हैं। तो कुछ मूवमेंट में कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है डोपामाइन की वजह से। ठीक है। अब बात ये आती है कि चाहे पेशेंट को पार्किंसंस डायग्नोस हुआ है या नहीं हुआ, हमें अगर किसी कोई पेशेंट आता है जिसको हम ये देख रहे हैं कि जिसको मूवमेंट की प्रॉब्लम है, कि यानी जिसको कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, तो वहां हमें उसको डोपामाइन देना चाहिए, 20 मेडुला देना चाहिए।
क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि डोपामाइन जो है कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है। अच्छा, अगर क्लास हमारे लेक्चर खत्म होने से पहले खत्म हो जाती है तो रिजॉइन कर लीजिएगा इसी लिंक से। ठीक है। तो हमने देख लिया कि जब डोपामाइन की कमी होगी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी रीजन से हुई हो, तो उसको मूवमेंट में और कोऑर्डिनेशन में बताएगी। ठीक है। तो एक सबसे पहला ट्रीटमेंट हमारा यही बन गया कि लो लेवल ऑफ डोपामाइन है, तो डोपामाइन के लिए जो भी ट्रीटमेंट हमारे पास है, 20 मेडुला 12 कैसा ही हम देखेंगे, तो वो हमारा एक ट्रीटमेंट बन गया। दूसरा क्या है, किसकी वजह, क्या क्या रीजन हो सकता है? लो नॉर एपिनेफ्रिन लेवल्स। एक और न्यूरोट्रांसमीटर है नॉर एपिनेफ्रिन, जो कि कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। इसके लिए हम कौन सा पॉइंट देते हैं? जिसके लिए हम स्वेट पॉइंट देते हैं। अगर स्पेसिफिकली नॉर एपिनेफ्रिन के लिए बात की जाए तो राइट स्वेट देते हैं। तो बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड का अंदर वाला भाग, जिसको मेडुला बोलते हैं, उसके उससे भी जो उसके भी जो वो न्यूरोजेनिक, मतलब वो जो दोनों फंक्शन करता है, हार्मोनल प्लस नर्व नर्व वाले न्यूरोट्रांसमीटर के जैसे भी काम करता है। तो बेस नर्वस सिस्टम कंट्रोल भी होता है उसका। तो बेसिकली जो नॉर एपिनेफ्रिन है उसकी कमी से भी हमारे कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से पार्किंसंस बीमारी आ सकती है। तो इसी के लिए हम पार्किंसंस जो प्रॉब्लम में जब ट्रीटमेंट देते हैं, तो दूसरा ट्रीटमेंट हमारा क्या बन गया? स्वेट, स्पेसिफिकली राइट स्वेट। ठीक है। तो नॉर एपिनेफ्रिन की वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम आ सकती है, स्टिफनेस, रिजिडिटी, ट्रेमर्स, एंजाइटी की प्रॉब्लम भी, और डिफिकल्टी फोकसिंग और डिमेंशिया, ऐसी प्रॉब्लम जो है नॉर एपिनेफ्रिन की कमी की वजह से भी आ सकती है। आगे चलते हैं। और क्या हो सकता है? एक और रीजन है जिसको बोलते हैं लुई बॉडीज बोलते हैं, मतलब एक क्लब्स, एक मतलब ऐसा प्रोटीन जो कि, मतलब आप ये मानिए कि प्रोटीन का क्लम्स बन जाए, मतलब एक ऐसा प्रोटीन जो हमारे काम का नहीं है, मतलब प्रोटीन का अलग तरह का कोई प्रोटीन बन जाए, ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे डिटेल में इसमें, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो उस ऐसे प्रोटीन्स के क्लम्स भी बन जाते हैं ब्रेन में, जिसको ल्यूई बॉडीज बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या, मतलब ऐसा एक्यूमुलेशन हो गया प्रोटीन्स का, मतलब ऐसा कुछ अनवांटेड बॉडीज बन गई ब्रेन में। तो फिर अगेन हमें पता है कि हम कोई भी अनवांटेड अनवांटेड बॉडीज बनाने के लिए क्या ट्रीटमेंट हम देते हैं? 2 पेर इंटू 6। तो एक और ट्रीटमेंट हमारा बन गया इस रीजन को लेते हुए, 2 पेर इंटू 6। तो इसीलिए अगर हम सभी रीजंस को लेके चलेंगे तो हम पार्किंसंस को ठीक कर सकते हैं। तो 2 पेर इंटू 6 देने से यही जो अनवांटेड न्यू प्रोटीन बना है उसको हम हटा सकते हैं। चौथा क्या रीजन मानते हैं? जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स बहुत कम ही होते हैं, 10% ही जेनेटिक फैक्टर, पार्किंसंस बीमारी में केवल 10% को ही जेनेटिक केसेस माने जाते हैं। लेकिन अगर माना कि हमारे पास वो पेशेंट आया हो, वो 10% में से ही हो, तो इसको मानते हुए हम हमारे पास जो जीन चेंज के फॉर्मूले हैं हम वो भी पेशेंट को देंगे, क्योंकि हो सकता है कि उसको वो जेनेटिक फैक्टर हो, कहीं फैमिली हिस्ट्री हो, कुछ जीन चेंज हो गया हो, कोई जीन म्यूटेशन हो गया हो, जिसकी वजह से वो उसको पार्किंसंस आ गया है। तो हमारे पास जीन चेंज के भी फॉर्मूले हैं, जेनेटिक मतलब हेरिडिटी प्रॉब्लम्स के लिए भी हमारे पास जीन के चेंज के भी 3 फॉर्मूले हैं। तो वो भी हम पेशेंट्स पे अप्लाई करेंगे। ठीक है। कुछ परसेंट केसेस में 2017 में कुछ रिसर्च हुई थी, उसमें डॉक्टर्स इसको ऑटो इम्यूनिटी भी मानते हैं। इसको इसका संबंध रूमेटिक अर्थराइटिस से है, मतलब जो इनको रूमेटिक अर्थराइटिस है, आरए है, तो उससे भी इसका रिलेशन माना जाता है। अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स नजर आते हैं जिसको आरए है, तो वहां हम उसको आरए का ट्रीटमेंट के साथ भी कंबाइन करके दे सकते, ट्रीटमेंट बना सकते हैं। ठीक है। अब ये रही बात कॉजेज की। तो हमने ये प्रोबेबल कॉजेज समझ लिए। और इसमें एक और कारण जो है, सबसे बड़ा कारण जो है कि हेड इंजरी, कि कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि वो कभी गिरे थे, हेड इंजरी हुई थी, और उसके जरूरी नहीं है कि उसके तुरंत बाद या कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद भी हेड इंजरी के वजह से भी जो है ये गड़बड़ी आ सकती है, पार्किंसंस हो सकता है। तो हेड इंजरी भी इसका एक कारण हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या ट्रीटमेंट बनेगा? अगर उसको इंजरी हुई थी पहले या अब इंजरी हुई थी जिसकी वजह से उसके बाद पार्किंसंस हुआ, तो हम वहां पर उसका हमारा ट्रीटमेंट बन जाएगा इंजरी ट्रीटमेंट। ठीक है। तो इंजरी ट्रीटमेंट भी हम इसको अप्लाई करेंगे। तो ये हो गए प्रोबेबल रीजंस जो कि है
पेशेंट्स के। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनल, जैसे मैंने 3-4 केसेस में पार्किंसंस के क्योर कर चुकी हूँ, और उसके अलावा बहुत सारे, जैसे मैंने हम कैंप्स में देखते हैं कि पेशेंट आते हैं, तो एक और कारण मुझे समझ आता है, जैसे मैं पर्सनली बात कर रही हूँ इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है इसमें, कि शुगर मैंने अधिकतर देखा है कि जिन पेशेंट्स को पार्किंसंस है, तो वह या तो उनको डायबिटीज है, या उनका फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की है, या कुछ बॉर्डर लाइन पर डायबिटीज है, कहीं ना कहीं रिलेशन इसका शुगर से भी है। जैसे मेरे पास जो पेशेंट आए थे, 4 पेशेंट जो थे उनको सबको शुगर थी, मैंने देखा कि जो कैंप्स में पेशेंट आते हैं उनको कहीं ना कहीं शुगर डायबिटीज रहती है। तो हम ये मान सकते हैं, ये कहीं ये डेटा ये कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए मैं इधर भी अपने पीडीएफ में मेंशन नहीं किया है। तो शुगर भी एक, डायबिटीज भी एक रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से पार्किंसंस बीमारी जो है आ सकती है। शुगर की हाई शुगर भी कहीं कहीं ब्रेन डैमेज और न्यूरॉन्स को ऐसा डैमेज करती है जिसकी वजह से डोपामाइन लेवल जो है कम हो जाता है। तो वहाँ हम इस पेशेंट्स को डायबिटिक ट्रीटमेंट भी देंगे, मतलब डायरेक्ट हम उस पे नहीं जाएंगे टारगेट ट्रीटमेंट पे, वहाँ हमें डायबिटीज के लिए भी ट्रीटमेंट उसको देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गई प्रोबेबल रीजंस की बात, जो कि पार्किंसंस के लिए हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर पेशेंट हमारे से पहले अगर कहीं न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया है, तो बेसिकली इसके लिए कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स देते हैं लिवडोपा, कार्डियोपा, ऐसे करके सिंडोपा करके मेडिसिन है। मतलब बेसिकली वो भी जानते हैं कि डोपामाइन लेवल बढ़ाना है, तो उसके लिए वो डोपामाइन को बाहर से देते हैं। डोपामाइन की ही टेबलेट होती है ये, डोपामाइन बढ़ाने के लिए मेडिसिन देते हैं। ठीक है। तो ये रहे केमिकल जो वो जो देते हैं मेडिसिन। अब बात करते हैं हम अपने न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट की। तो हम जब भी जानते हैं कि न्यूरोथेरेपी में हम 20 मेडुला को यूज करते हैं डोपामाइन के लिए। लेकिन सबसे पहले हम जैसे किसी भी बीमारी के लिए पेट सेट करेंगे, तो सबसे पहले हम टारगेट ट्रीटमेंट में नहीं जाएंगे। नॉर्मल फार्मूला और जो भी पेन पॉइंट्स हैं, पेट सेट करने के लिए जो भी फॉर्मूले हैं उसको देंगे पहले स्टार्टिंग में। अगर किसी इसके, जैसे हम सभी जानते हैं कि कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं उसको, टॉक्सिन्स या कुछ मेडिसिनल साइड इफेक्ट का भी कुछ रोल हो सकता है, इसीलिए सबसे पहले हम न्यूट्रल ट्रीटमेंट देते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम पेशेंट को वही न्यूट्रल से, नॉर्मल एज नॉर्मल से, या पेट सेट करने वाले जो ट्रीटमेंट है उससे ही ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, उसके बाद ही हम टारगेट ट्रीटमेंट पे आएंगे। तो अब जो है ट्रीटमेंट बता रही हूँ वो टारगेट ट्रीटमेंट ही है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि 20 मेडुला हम डोपामाइन के लिए देते हैं। 12 गैसाई अगेन हम 12 गैसाई क्यों देते हैं? 12 गैसाई हम देते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे गट में भी, यानी हमारे इंटेस्टाइन में भी न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे हमारे ब्रेन में होते हैं। तो ब्रेन जो पेट का जो न्यूरॉन्स है उससे डोपामाइन रिलीज करवाने के लिए 12 गैसाई देते हैं। ठीक है। गुरुजी ने वेद में भी लिखा है, वेद में भी हमने पढ़ा है कि हर जो केमिकल है वो 2 जगह बनता है। जैसे कि जो ब्रेन के न्यूरॉन्स जो है, जो न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, वही सेम जो है पेट के यानी इंटेस्टाइन के न्यूरॉन्स भी सेम न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं। तो अगर गड़बड़ी अगर ब्रेन में आई है, तो हम उधर से तो दिलवा ही रहे हैं, साथ साथ हम जब तक वहां से प्रॉपरली बनना शुरू नहीं होते, तो इसीलिए हम गट के यानी इंटेस्टाइन के न्यूरॉन से भी सेम न्यूरोट्रांसमीटर बनवा सकते हैं। इसीलिए 12 गैसाई से हम इंटेस्टाइन के न्यूरॉन से डोपामाइन रिलीज करवाते हैं। ठीक है। अब सिक्स स्वेट ने बताया था आपको कि नॉरएपिनेफ्रिन की कमी से, तो सिक्स स्वेट नॉरएपिनेफ्रिन के लिए अगर इसको और स्पेसिफिक करना है तो सिक्स राइट स्वेट भी कर सकते हैं। ठीक है। 20 बैक ऑफ नी ग्लैंड के लिए, कि कई पीनियल ग्लैंड भी जो है हमारा हेल्प करती है हमारे जैसे मैंने बताया कि इसमें डिप्रेशन और माइंड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो पीनियल ग्लैंड जो है हमारे जो इस सब को में हेल्प करती है, तो उसके लिए 20 बैक ऑफ नी ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रीटमेंट सेट है जो लोगों ने, जो सभी ने पेशेंट्स पे अप्लाई करके रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट लिए हैं, वो सभी सेट में यहाँ शेयर कर रही हूँ। जैसे सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 2 है पेशेंट्स के अप्लाई कर चुके हैं लोग। जैसे पहले हम 12 गैसाई सभी 3 पॉइंट्स पे दिया करते थे, तो जैसे हमने पढ़ा, आचार्य जी ने बताया कि 12 गैसाई पूरे में ना देके 12 गैसाई अप देने से ही वो जो है डोपामाइन रिलीज होता है। तो इसलिए मैंने इस वाले ट्रीटमेंट में 12 गैसाई अप दिया हुआ है, केवल अप वाले पॉइंट यानी ऊपर जो जो जस्ट नी के नीचे वाला पॉइंट होगा, अप वहां ही 12 गैसाई देंगे, तीनों पॉइंट नहीं देंगे तो भी डोपामाइन रिलीज हो जाएगा।
और कई सारे ट्रीटमेंट सेट हैं जिसको अप्लाई करके हम, जैसे कि इसमें टू मेडुला, हम जानते हैं कि टू मेडुला भी गाबा के लिए रिलीज होता है, जो कि क्या करता है, अनचाही हलचल को रोकता है। तो 15 मेडुला, 2 मेडुला, 12 मेडुला और 20 मेडुला, सभी मेडुलास को यूज करके भी हम ट्रीटमेंट बना सकते हैं। ठीक है। और बेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट, जो कि मैंने बताया कि बेसल गैंग्लिया की प्रॉब्लम है, तो वेद में हमने पढ़ा है कि अगर पेशेंट ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा है, सिंडोपा या लिप्डोपा ले रहा है, तो उसके अंदर डोपामाइन की कमी नहीं है, लेकिन उसकी जो है रिजिड, डोपामाइन के बढ़ने से उसको रिजिडिटी हो गई है। ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा है कि वेद में कि अगर पेशेंट ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा है तो वहां उसको बेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट देना चाहिए, जो कि यहाँ लिखा है मैंने, 15 मेडुला इंटू 2, 4 मिसिन, जैसे हमने पढ़ा कि मिसिनसेफेलॉन में ही गड़बड़ी आई है, मतलब मिड ब्रेन में ही गड़बड़ी आई है। तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल पॉइंट है मिड ब्रेन के लिए, मिसिनसेफेलॉन ट्रीटमेंट पॉइंट जो है, जो हम पीछे डॉर्सल और मेडुलास के बीच वाली जगह पे देते हैं। तो 4 मिसिनसेफेलॉन इंटू 2, 6 स्वेट इंटू 2, या कई जगह इसमें 6 राइट स्वेट भी लिखा है, मैंने आपको बता दिया किस लिए लिखा है, नॉर एपिनेफ्रिन के लिए 6 राइट स्वेट लिखा है। ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला इंटू 3, ये बनता है बेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट। इससे भी हम बेसल गैंग्लिया से भी हम रिजल्ट ले सकते हैं। कई लोगों ने बेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट से भी अच्छे रिजल्ट लिए हैं पार्किंसंस डिजीज में। एक और रीजन जो हम मानते हैं, हेड इंजरी, जैसे कई लोग मानते हैं कि हेड इंजरी ही रीजन है पार्किंसंस का। तो हम पेशेंट से पूछ के देख सकते हैं कि उसको पास्ट में कभी हेड इंजरी हुई है, या अगर पेशेंट बोलता है कि हाँ उसको पहले इंजरी हुई थी, जैसे अभी मेरे पास जो केस चल रहा है, उनको यस उनको हेड इंजरी ही हुई थी। वो 70 ईयर्स की फीमेल पेशेंट है। वो गिर गई थी, उनको हेड इंजरी तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ मुंह के वाली गिरी थी, नाक और आंख और मुंह में ही उनकी चोट लगी थी। और उसके बाद से ही उनके ट्रेमर्स शुरू हो गए हाथ और मुंह। मृदुला जी, ये बीएस राणा को, इसकी आवाज को ना एडमिन में जाकर के ना उसकी आवाज को करो आप। क्या जी? क्या बोला ये जोत गर्ग जी? बीएस राणा का, हाँ हाँ जी। बीएस राणा का, ये हाँ। वॉइस खुला हुआ है, इसको बंद करो आप प्लीज। अच्छा, ये तो म्यूट है अभी, बीएस राणा जी तो म्यूट है। ठीक है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कट हो गया बीच में, हम फिर से शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे थे कि कुछ लोग ये मानते हैं कि पार्किंसंस का मेन कारण जो है हेड इंजरी ही है। तो हेड इंजरी के लिए भी, जैसे कि पास्ट में कभी हेड इंजरी हुई है, तो जरूरी नहीं है कि वो उसको उसी समय सिम्टम नजर आए, तो काफी सालों बाद भी उसको सिम्टम नजर आ सकते हैं। जैसे कि मेरे पास जो अभी केस चल रहा है, 70 ईयर्स की फीमेल पेशेंट है। उनको हेड इंजरी तो नहीं हुई, लेकिन वो अपने मुंह के बल ही गिरी थी केवल, और वो नाक और मुंह और दांत के आसपास और आंख के आसपास ही उनको चोट लगी थी। फिर भी वो बोलती है कि उसके बाद से उनको पार्किंसन जैसे सिम्टम नजर आने लगे, जैसे हाथ पैर और मुंह और पैर में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम उनको आने लगी। तो बेसिकली वो पार्किंसंस हम उसको हेड इंजरी में ही लेते हैं, तो हम उसको सबसे पहले ऑक्सीजन इंजरी चलाई ही ट्रीटमेंट चला रहे हैं, उसके बाद हम उनको कुछ दिन बाद उनको एमेप्रिन और बाकी ट्रीटमेंट उनको अप्लाई करेंगे। तो ये भी आप देखिएगा कि हेड इंजरी भी एक रीजन हो सकता है पार्किंसंस का। ठीक है। और कई और लोगों ने जो सेट यूज किए हैं, यूडीएफ, 20 मेडुला, 8 मेडुला, 2 मेडुला। ठीक है, ये भी एक सेट है जो हम दे सकते हैं। और एक और ट्रीटमेंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, कि जो ये एक नया फॉर्मूला डोपामाइन के लिए, एडवांस डोपामाइन फॉर्मूला जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो है 20 मेडुला, वन गैस ओनली 6 पॉइंट, वन गैस साइज 6 पॉइंट, और वन चेस्ट ओनली, और फिर वन राइट चेस्ट ओनली। तो ये एडवांस डोपामाइन फॉर्मूला है, तो ये भी आप यूज करके देखिएगा, इसके भी अच्छे रिजल्ट हैं। ये सारे हम पॉइंट जो है, ट्रीटमेंट जो मैं आपके साथ शेयर किए पार्किंसन से रिलेटेड। इसके बाद अलावा कोई आप केस डिस्कस करना चाहें?
तो आप कर लीजिए, नहीं कि मैं अपने केस डिस्कस करूं, जो कि मैंने जो 3 4 केसेस जो क्योर किए पार्किंसंस के, और अभी एक चल रहा है केस, तो उसमें सभी में मैंने बताया कि एक चीज कॉमन थी, कि वो जो पहले पुराने केसेस थे उनमें एक कॉमन एक केस था कि वो शुगर का हिस्ट्री था, तो हमने वहाँ शुगर की ट्रीटमेंट भी चलाई। एक केस था जिसमें कि उनको प्रॉब्लम थी, मतलब बहुत सारी मेडिसिन वो ले रही थी, मेडिसिनल साइड इफेक्ट के भी हमने वहाँ ये रन को डाला था, तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट थे। तो सभी पेशेंट अमूमन 3 4 महीने में क्योर हो गए थे। तो अभी जो केस चल रहा है, जैसे मैं बताऊं, तो वो इंजरी का केस है, तो उसमें हम हेड इंजरी को लेके चल रहे हैं। तो बेसिकली हम ये मानते हैं कि ये ब्रेन से रिलेटेड मैटर है। तो वहाँ हमें जो कुछ ट्रीटमेंट जो जरूरी हो जाते हैं वो ऑक्सीजन, जैसे हम देखते हैं कि ब्रेन में अगर कोई हमें नए न्यूरॉन्स बनाने हैं, नए सेल्स बनाने हैं, तो जो हम लेके चलते हैं वो हम ऑक्सीजन एमेप्रिन लेके चलते हैं। तो ऑक्सीजन भी यहाँ मस्ट हो जाता है पेशेंट को देना, ऑक्सीजन एमेप्रिन। बाकी जो भी आपको पेशेंट की हिस्ट्री से, केस से समझ में आए, वो ट्रीटमेंट हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो अब आप अपने केस शेयर कर सकते हैं, या आप में कोई क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं। बताइए, किसी को कोई क्वेश्चन है या किसी का कोई ऐसा केस रहा है जो वो आप शेयर करना चाहें। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं है किसी का कोई क्वेरी भी नहीं है। मैम एक बार जो सेट थ्री का ट्रीटमेंट जो आपने दिखाया था अभी इस पे स्क्रीनशॉट पे, एक हाँ, बार जरा उसको एक्सप्लेन कर देंगी मैम। एक सेकंड। ट्रीटमेंट नंबर 3 जो आपने दिखाया था अभी इसमें। सेकंड, मैं स्क्रॉल अप करती हूँ। ये वाला है 15 मेडुला नहीं इंटू मैम 3। इसमें इससे और नहीं, ऊपर, जिसमें 2 मेडुला और ये सेट 3 जो था, जस्ट मैम ये वाला जो है ये वाला, 15 मेडुला इंटू 3 वाला। जी जी, ये सेट 3, ट्रीटमेंट सेट 3। ये जो ट्रीटमेंट सेट है, ये वाला ना, ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, 15 मेडुला इंटू 3, ये वाला यस ना। मैम अब हो रही है। हाँ, यस मैम, ट्रीटमेंट यस मैम। 15 मेडुला इंटू 3, ये 15 मेडुला, क्योंकि हम हर ट्रीटमेंट से पहले, जैसे अब तो कई लोग दे भी रहे हैं, कि गुरुजी ने ये बोला था कि डोपामाइन, जो एसिटिल कोलिन कोलिन है, वो हर मसल फंक्शन के लिए देना चाहिए। तो हम हर काम मसल से ही होता है, तो हम 15 मेडुला जो है, पहले हम हर मेडुला ट्रीटमेंट देने से पहले दिया करते थे, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि हर ट्रीटमेंट देने से पहले 15 मेडुला से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए शायद ये किसी और का ट्रीटमेंट है, इसके अच्छे रिजल्ट थे, तो मैंने यहाँ शेयर किया। तो बेसिकली 15 मेडुला आई थिंक एसिटिल कोलिन के लिए दिया गया है ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले। फिर ये बेसिक ट्रीटमेंट है, लाइक इसमें सारे पॉइंट्स को न्यूट्रलाइज किया, मतलब न्यूट्रल ट्रीटमेंट की तरह 3375, मतलब जो हमारा पॉइंट है उसमें 3 गॉल 3 स्प्लीन 7 लिवर 5 म्यूकस बेसिकली दिया गया है, लिवर दिया गया है। मैं इसको इस ट्रीटमेंट को मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन मैंने देखा किसी ने और अदर ग्रुप्स में शेयर किया है, और उन्होंने ये बोला था कि उससे अच्छे रिजल्ट है, इसीलिए मैंने ये ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे शेयर किया है। बाकी इस ट्रीटमेंट के बारे में ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ, बेसिकली बेसिक ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने बताया कि मैं हर किसी भी ट्रीटमेंट के ना, किसी भी प्रॉब्लम के, किसी भी एलिमेंट के बहुत सारे प्रोबेबल ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसका ट्रीटमेंट गलत, इसका ट्रीटमेंट गलत। हम क्या कर रहे हैं, हम या तो अपनी समझ से ट्रीटमेंट बनाए, जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी समझ से ट्रीटमेंट बनाती हूँ, मैं किसी का ट्रीटमेंट जो है फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि जब हम ये जान रहे हैं कि क्या रीजन है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, पेशेंट से हम डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, तो हम हर कारण को अप्लाई करते हैं, और हर जो भी इसका भी जो जो भी रीजन हमें समझ में आता है उसको अप्लाई करते हैं। या एक ऐसा, या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सेट्स बने हुए हैं, जो उन सेट्स को अप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी सेट्स जो भी लोगों ने बोला कि इसके अच्छे रिजल्ट है, मैंने यहाँ शेयर किए। बाकी चॉइस आपकी है कि आप सेट्स अप्लाई करना चाहेंगे, या आप अपनी समझ से ट्रीटमेंट बनाना चाहेंगे, जो भी है। तो इसमें किसी ने बेसिक ट्रीटमेंट का ये सेट बनाया हुआ था, वो मैंने यहाँ अप्लाई किया है, इसीलिए। पर मैंने जो अप्लाई किया था, मैंने आपको बताया है कि जैसे शुगर का पेशेंट था, तो मैंने उसको सबसे पहले हमें स्टार्टिंग ट्रीटमेंट जो है तीनों ही पेशेंट्स पे
शुगर के ट्रीटमेंट से ही हमने पेशेंट को स्टार्ट किया था। तो शुगर में जब कंट्रोल आना शुरू हुआ, उसके बाद फिर हमने टारगेट ट्रीटमेंट, जैसे वही सिंपल यही वाले ट्रीटमेंट अप्लाई किए थे, जिसमें मैंने जो अप्लाई किया था वो ये वाला ट्रीटमेंट, ये वाला जो है 4 मेडुला क्लॉकवाइज, कुछ दिन ये भी दिया था। और सबसे पहले हमने इससे ट्रीटमेंट से सिंपल नॉर्मल इसी ट्रीटमेंट से ट्राई किया था। 20 मेडुला नॉर्मल फॉर्मूला, 12 गैसाई, 6 वेट, 20 बैक अपनी, सिर्फ इसी ट्रीटमेंट से हमारे रिजल्ट आज चले गए थे। लास्ट में हमने बस मेडुलास दिए थे, 15 मेडुला, 20 मेडुला, 12 हम्म। और 2 के मेडुलास। और जो एक और मेरा जो पेशेंट मैंने बताया था कि जिसको बहुत सारी मेडिसिन ले रही थी, वहां हमने उसको हम्म। मेडुला 6 ADR से हमने उसके न्यूट्रल और ADR वाले ट्रीटमेंट से उसको पहले उसके मेडिसिनल साइड इफेक्ट को हमने न्यूट्रल किया था। ठीक है। और अब जो मैंने बताया केस, हमने हाँ सब पेशेंट्स को ऑक्सीजन जरूर दिया था स्टार्टिंग में। और अब जो केस है मैं बता रही हूँ कि केवल 7-8 दिन ही हुए हैं पेशेंट के, मुझे काफी फर्क लग रहा है। वहां हम इंजरी हमने अभी कुछ नहीं स्टार्ट किया है ऑक्सीजन, वहां मैंने ये ट्रीटमेंट अप्लाई किया ये वाला, केवल ऑक्सीजन इंजरी चल रहा है। अभी ऑक्सीजन चल रहा है, नॉर्मल में 12 गैसाई देखती हूँ और इंजरी देती हूँ बस, अभी हम्म। एमेप्रिन शुरू नहीं किया है। तो बेसिकली उसमें भी उनको फर्क है अच्छा। पेशेंट को। तो बेसिकली हम या तो अपने ट्रीटमेंट फॉर्मूला बनाए, हम अपने केस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट बनाए, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं बजाय कि वो। लेकिन फिर भी मैंने वो केस किसी का ट्रीटमेंट बना हुआ है, ठीक है, वो है ये, इसलिए वो राइट मैम। मैम जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम लोग अभी न्यू है इसमें थेरेपी में, तो इसमें जैसे अगर जैसे आपने बताया मल्टीपल जैसे प्रॉब्लम उसको, तो शुगर भी था पेशेंट को हाँ। और ये था, तो जैसे हमारे पास इस तरीके के पेशेंट आते हैं, हमें पहले ये कैसे पता है कि हमें किस चीज को पहले फोकस करना है, किस पे बाद में आना है? देखो मैं जैसे अगर मैं अपना पर्सनल बताना चाहूंगी इसमें, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है पेशेंट को देखकर। जैसे हम भी है ना ऐसे नहीं चल सकते कि है ना, पहला भी बताया हो कि पेशेंट की हर हम्म। बीमारी अलग अलग लेके नहीं चल सकते, कि हमारे पास पेशेंट जो केवल है ना केवल पार्किंसंस के लिए आया है, वो अपनी हम उसकी शुगर की बीमारी को छोड़ दें। क्योंकि राइट मैम। हमारी बॉडी में पूरा सिस्टम सब कनेक्टेड है, मतलब सारे केमिकल्स, सारी जो हमारी अगर बॉडी को देखे ना, तो हर केमिकल एक दूसरे केमिकल को काटता है। हर चीज जो है मैं बायोकेमिकल से हूं, तो इसलिए मैं इसलिए बता पा रही हूँ कि हर हेलो। चीज बायो। हेलो। जी मैम बीच में आवाज कर दी थी। हाँ, हर हर कुछ केमिकल है, मतलब बॉडी में हर फंक्शन बायोकेमिकली हो रहा है, और हर केमिकल एक दूसरे को काटता है, ये केमिकल उसको काटता है, इस केमिकल से होने से ये हो गया है ना, हर चीज केमिकली ही होती है, बॉडी केमिकल चेंजेस से ही हमारा बॉडी जो राइट फंक्शन मैम। करती है। अब हम ये सोचे कि हम उसका शुगर का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, जब उसका शुगर लेवल हाई हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो दूसरे लेवल को उसको कुछ कट कर रहा है, वो उसको कट कर रहा है, तो हम ये सोचे कि हम उसका शुगर का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और केवल हम उसका पार्किंसंस का ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम कभी भी डिजायरेबल रिजल्ट पे नहीं आ पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास जो पेशेंट आए थे, केवल वो मेरे पास पार्किंसंस के लिए आए थे, तो अगर मैं उनका शुगर का ट्रीटमेंट नहीं करती तो शायद मैं रिजल्ट नहीं ले पाती, क्योंकि मैंने सिर्फ उनको 1-1.5 महीने तक तो शुगर का ही ट्रीटमेंट दिया था। मैंने केवल उनको हम्म। 20 मेडुला लास्ट में और 12 गैसाई नॉर्मल में ही दिया था। तो अगर मैं उनको केवल शुरू से टारगेट ट्रीटमेंट में ही दे देती तो शायद मैं रिजल्ट नहीं ले पाती। तो इसीलिए हम उनको सारे ही बीमारी को ट्रीटमेंट दे, कई ट्रीटमेंट दे, मतलब हम ये ना सोचे कि हम केवल उसी बीमारी पर फोकस करेंगे, हम सारी हेलो। बीमारियों को। हाँ जी, आवाज आ रही है। जी मैम। जी मैम। जी मैम, मैम बस ये मैं पूछ रही थी कि शुगर पेशेंट को हमने शुगर का ट्रीटमेंट दिया है, बट अगर साथ में उसको और भी बीमारी है, तो मैं ये कहता हूँ मतलब फर्स्ट हम किस पे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे या सबको साइमल्टेनियसली लेकर सबको ट्रीटमेंट एक साथ करते रहेंगे? सबको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। शुगर के साथ आप क्या बोलेंगे, जैसे शुगर के साथ और क्या होगा, बीपी होगा उसका। बीपी होगा, यस मैम। हाँ, बीपी होगा, और क्या होगा, जैसे अगर आएगा तो अधिकतर क्या होता है, शुगर होगा, बीपी होगा, या और क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, पहले उसको पेट खराब होगा। तो सबसे पहले तो हम पेट को ही ठीक राइट करेंगे, मैम। है ना। तो सबसे पहले उसका पेट ठीक करेंगे, जैसे मैंने बताया कि अगर या कुछ और दवाई ले चुका होगा वो, पहले तो हम उसको न्यूट्रल भी देंगे, 30 मेडुला हम्म। 6 मेडिसिनल साइड इफेक्ट पे काम करेंगे। फिर अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को भी क्योर करेंगे। अगर अगर हम कॉन्स्टिपेशन क्योर करते हैं, राइट। तो हमारा जो गैसाई वगैरह ट्रीटमेंट है, इससे हमारा बीपी तो कंट्रोल होने लग जाता है, तो बीपी भी कंट्रोल कर लिया। अब फिर हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल अप करा, तो हमने वहाँ शुगर का ट्रीटमेंट भी देना शुरू किया, है ना। तो शुगर का ट्रीटमेंट देना चाहिए, तो उससे ओके। क्या है कि हमारा बेस बन गया।
अब हम टारगेट राइट आ जाएंगे कि हम टारगेट ट्रीटमेंट पे आ जाएंगे, जहां हम उसको स्पेसिफिकली डोपामाइन के लिए, मतलब पार्किंसंस के लिए ट्रीटमेंट देना शुरू करें। अब ये पेशेंट भी जानता है कि ये जो बीमारी है उसकी 1 महीने में नहीं जाएगी, और हमको बोलना भी नहीं चाहिए कि राइट मैम। कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। तो 2-3 महीने में, तो बेसिकली हम 1 महीने में तो हमारा बेस बनाने में लग ही जाता है ना। तो जब हमने बेस बना राइट लिया मैम। तो राइट। फिर उसको 1.5 महीने के, जैसे मेरे भी केसेस में 1-1.5 महीने के बाद ही पेशेंट को रिजल्ट आने शुरू हुए। तो लेकिन हमें ये, हमारा काम यहाँ ये बनता है कि हम पेशेंट को ये समझाएं कि क्योंकि बीमारी बड़ी है, बीमारी लंबी है, तो आपको 1-1.5 महीने में मैं बेस बनाने में जाया तभी आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। तो बेसिकली इसमें रिजल्ट एक डेढ़ राइट महीने के मैम। बाद ही दिखने लगते हैं। अगर हमने यहाँ जल्दबाजी में राइट। टारगेट ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में दे दिया ना, तो वहां रिजल्ट तो आते, जैसे कि रिजल्ट तो स्टार्टिंग में कुछ दिखने लग जाएगा, हम्म लेकिन वो रिजल्ट जो है वो परसिस्टेंट नहीं रहेगा, दिखेगा रहेगा नहीं, और वो वापस भी जा सकता है। हम्म। इसीलिए अगर आप राइट। नए हैं इस फील्ड में, तो ये मैं पार्किंसंस की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर बीमारी की बात कर रही हूँ। आप बेस बना के चलिए, टाइम जरूर लगेगा उसमें, यस लेकिन मैम। पेशेंट याद रखेगा आपको कि हाँ उसने मेरा परमानेंट क्योर किया था। ठीक। राइट मैम। हाँ ये है। ओके मैम, थैंक यू। और थैंक किसी यू का मैम। कोई, हाँ वेलकम, किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का मैडम जो कोई, दिन में बात की थी वो ट्रीटमेंट भेज देना मुझे आप। हाँ जी कल मैं से भेज, शुरू कर बिल्कुल बिल्कुल। किसी, कल से शुरू करूंगा ना। हाँ मैं अभी रात को फ्री जब पढ़ूंगी तो भेज दूंगी आपको। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई अपना ओके। शेयर करना चाहता है जो कि अच्छा पार्किंसन में जिसने रिजल्ट लिए हैं? नहीं? ज्योतगर जी आपका कोई क्वेश्चन? आई थिंक आप बहुत दिनों बाद क्लास में आए हैं आज। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं मैम आप? बस बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? मैं आज थोड़ा सा बाहर था तो मैंने आपकी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन था, तो मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की है। मैंने आपका क्लास पूरी जो सुनी है, पर मैं आपकी किसी बात का जवाब तो नहीं दे पाया बीच में। फिर जी। आज फैमिली, फिर मैं आपकी क्लास ज्वाइन के बारे में आपने जो समझा, ये तो हम था आपकी आवाज कटी बीच में, यही है मुझे हमें बहुत सुनाई नहीं दिया, आपकी आवाज कट रही थी मैम। बीच में। जी, मैं नेटवर्क जोन में नहीं हूँ मैम, तो मैं अच्छा, आपकी, ठीक है, आप हेलो, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा आप। ठीक है। हाँ हाँ मैम, रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। मैं यही कहना चाह रहा था, आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, मैं तक हाँ नहीं पाऊँ मैम। बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मैं आज ही भेज दूंगी इसकी, और पिछली वाली क्लास ठीक की रिकॉर्डिंग और पीडीएफ भी आज शेयर कर दूंगी। है। तो आई और होप, मैम पीडीएफ तो कल भेजेंगे मॉर्निंग में ना? पीडीएफ मैं आज रात को ही कर ओके मैम, दूंगी ओके, दोनों नो की। प्रॉब्लम चल। हाँ। हाँ किसी का, मृदुला जी, मेरा एक प्रश्न ओके मैम, ओके ओके मैम। हाँ जी हाँ जी बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा था, ओके, ये जो थैंक यू बेसल सो मच मैम। थैंक यू, वेलकम। हाँ बेसल जी बोल, गैंग्लिया बेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट है, हाँ जी, ये बंदा, ये पार्किंसन का बंदा जो दवाइयाँ खा रहा होता है हाँ और उसका मूवमेंट जो है बड़ा लिमिटेड हो जाता है, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि डोपामाइन जो है वो क्या काम करता है, वो हलचल को रोक देता है। हाँ जी, हलचल को रोक देगा तो उसका जो बॉडी मूवमेंट है वो हाँ स्लो हो जाएगा, हाँ स्लो हो जाएगा। लेकिन स्लो होने के बावजूद भी वो कंट्रोल नहीं है उसकी, हाँ रिजिड हो जाएगी ना बॉडी उसकी, हाँ हाँ तो जो है ना उसका मूवमेंट भी स्लो हो जाएगा। हाँ जी। तो अब में मतलब खाली क्या ट्रीटमेंट देंगे, क्या बेसल गैंग्लिया के साथ कुछ और भी देना चाहिए क्या उसमें? नहीं, इसमें हमें देखो, क्योंकि बे, गुरुजी ने बताया कि हाँ इसमें तो डोपामाइन की प्रोडक्शन तो हो रही है, हाँ, तो जब इसके लिए, प्रोडक्शन अगर हो रही है तो फिर हाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही, उसमें प्रोडक्शन नहीं हो रही, उसमें तो केवल बाहर से डोपामाइन प्रोडक्शन कहाँ हो रही, अगर प्रोडक्शन ही हो रही होती तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं आती ना बाहर से दिया रहा उसमें। है, बाहर से दिया क्योंकि रहा है। पेशेंट बाहर से डोपामाइन सिंडोपा ले रहा है, सिंडोपा या लिप्डोपा बाहर से डोपा हम्म। डोपा ले रहा है,
तो उसमें क्या है कि जी। डोपा के साथ वो क्या है कि केवल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन होती है, मतलब वो केवल वो जो होती है उनको वो केवल उस मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब मूवमेंट को कंट्रोल करते करते क्या होता है, मूवमेंट इतना कंट्रोल हो जाता है उससे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि दवाइयां कोई वो तो बाहर से आर्टिफिशियली, वो तो केवल मूवमेंट के लिए, तो वो इतना मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि वो अपने नॉर्मल फंक्शन भी नहीं कर पाता है, जो है ना। तो ऐसा मेरे पास भी केस था। उसमें क्या, वो इतने सालों से दवाई लेते लेते क्या हो गया, वो अपना हाथ पैर भी, मतलब चलना फिरना भी उन लोगों के लिए मुश्किल था, वो मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे बेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट क्या करेगा। बेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट है तो वही ट्रीटमेंट बेसल गैंग्लिया, देखिए आप बेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट को अगर देखेंगे तो क्या है, वही है फोर मेडुला। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए 15 मेडुला, 4 मेसेंसिफिलन, 6 स्वेट, यही ट्रीटमेंट है ना। अब ये ट्रीटमेंट भी तो वही ट्रीटमेंट है, मतलब हम बेसिकली, वो ले रहा है तो ले रहा है, हमको देना तो हमको नेचुरली डोपामाइन बनाना है। हमको आर्टिफिशियल डोपामाइन से केवल वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, लेकिन ब्रेन में थोड़े ना डोपामाइन बन रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं गुरुजी, तो इसमें ये है कि हम मेसेंसिफिलन से उसके मिड ब्रेन को एक्टिवेट करें, उसके बेसल गैंग्लिया से नेचुरली हम बनवाएं ये डोपामाइन, ताकि जो असली जो फंक्शन है, जो वो नेचुरली जो फंक्शन करता है डोपामाइन, वो करे। अभी उसके जो डोपामाइन सिंडोपाइन ले रहा है, उससे उसके मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, सही वाला काम नहीं हो रहा ना, समझिए। एक जो, अगर हम पेन किलर, हम बॉडी में पेन हो रहा है तो पेन किलर लेते हैं, तो पेन किलर क्या काम करती है, केवल ब्रेन साइड और पेन साइड का कनेक्शन काट देती है, लेकिन प्रॉब्लम की ओर नहीं करती। सिमिलरली जो पेशेंट सिंडोपा ले रहा है, केवल जो क्या है, वो उस मूवमेंट को रोक रहा है, रोकते रोकते वो मूवमेंट इतना रुक गया कि वो अपना नॉर्मल काम भी नहीं कर पा रहा। तो इसलिए हम यहाँ पर यहाँ बेसन गैंग्लिया ट्रीटमेंट से प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, बेसिकली वही काम कर रहे हैं। 15 मेडुला दे रहे हैं उसके एसिटिल कोलिन के लिए, ताकि उसकी मसल को सिग्नल आए, एसिटिल कोलिन आए, वो मसल काम करे। मेसेंसिफिलोन से, यानी मिड ब्रेन से एक्चुअल डोपामाइन बने। 6 स्वेट से अगर वो एपिनेफ्रिन, मतलब नॉर एपिनेफ्रिन नहीं बन रहा, वो बने। तो इसीलिए बेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट उसके बेसल गैंग्लिया से डोपामाइन, एक्चुअल डोपामाइन रिलीज करवाने के लिए ट्रीटमेंट है, ये है। बाकी बाकी भी तो अच्छा, देने हैं ना मृदुला जी। हाँ बाकी देने हैं, सारे देने हैं इसके उसको। साथ में इसके साथ में आप उसको ऑक्सीजन दीजिए, एमेप्रिन दीजिए, उसका ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए जो भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे अब एक और नया ट्रीटमेंट आया, जैसे हम पहले नहीं जानते थे, जब मेरे पास एक पुराने पेशेंट थे, तब मैं ये ट्रीटमेंट नहीं जानती थी कि ऑक्सीजन के साथ 1 पिट 1 थायराइड 1 ADR देने से जो ऑक्सीजन है वो ब्रेन में जाएगी। अब हम इसको और स्पेसिफिक कर पाएंगे कि पहले पेशेंट को सबसे पहले ऑक्सीजन दीजिए, 15 मेडू 9 to 3 दीजिए एसिटिलकोलिन के लिए, उसके बाद ऑक्सीजन दीजिए, ऑक्सीजन के साथ दीजिए 1 पिट 1 थायराइड 1 ADR, जो ऑक्सीजन उसके ब्रेन में जाएगी। फिर वहां पे इसको, मतलब पेन वेट तो हमने सेट कर लिया, मैं टारगेट ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ। फिर हम वहाँ बेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट देंगे, लास्ट में एमेप्रिन भी दीजिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसके उस बेसल गैंग्लिया वाले पार्ट को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि वो नेचुरली बनाए डोपामाइन। बाहर से वो ले रहा है, वो तो उसके मूवमेंट को रोकने के लिए ले रहा है। इसीलिए ये बेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट उसको भी दे सकते हैं जो मेडिसिन नहीं ले रहा है, उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम तो बेसल गैंग्लिया की ही है ना, हमने अभी डिटेल में पढ़ा। तो वैसे तो गुरुजी ने लिखा है बुक्स में कि जो लोग नहीं ले रहे हैं उनको देना है, लेकिन जो लोग ले रहे हैं उन जो लोग नहीं ले रहे हैं उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम बेसल गैंग्लिया की ही है। समझ गए? कुछ क्लियर हुआ आपका, आपकी का कंफ्यूजन? इतना बढ़िया डिस्क्राइब करते हो आप, और बहुत मेहनत करते हो, थैंक यू, बहुत थैंक। मेहनत करते हो। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन? नहीं? ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास से जुड़ने के लिए। और अब क्लास को फिर स्टॉप करती हूँ, अगर किसी। मैम अपना भी ध्यान रखा करो। जी बिल्कुल जी। उदय सिंह जी, आपसे बात करनी थी, आपने कॉल किया था, आपसे बात नहीं हो पाई थी। कोई नहीं, फिर कर ले कभी, क्योंकि हाँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो रहा है आपका भी सारा ही। ठंड का मौसम है, हाँ थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो रहा है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ओके, ठीक ठीक है। है ठीक। ठीक है जी।